हर महादेव दोस्तों। तो आपके यहाँ पे काफ़ी गर्मी हो रही होगी और आपको मन कर रहा होगा कहीं ठंडी सी ऐसी बर्फ़ की वादियों में जाए जहाँ इतना प्यारा सनराइज आपको देखने को मिले। तो आपको मैं लेके चलता हूँ आज सरपास ट्रैक पे। ये काफ़ी प्यारा ट्रैक है, 4 से 5 दिन आपको इसमें लगते हैं। तो आप यहाँ कैसे आ सकते हैं, कौन से ट्रैक के थ्रू आ सकते हैं, क्या पैकेज मिलता है यहाँ पे, सब बताऊँगा मैं आपको इस वीडियो में। बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ पार्थ शर्मा, आप देख रहे हैं सफ़र पार्थ का। तो इसी के साथ चलिए चलते हैं एक नए सफर पे। सार का मतलब लेक है, वहां पे ऊपर लेक थी, अभी तो नहीं दिखती। जब शेफर्ड्स समर्स में जाते थे, पीक समर्स में, आपका जून के एंड के आसपास बर्फ खत्म हो जाती है वहां पे। तो शेफर्ड्स अपनी शीप्स लेके या अपनी काउस जो भी है, गाय भैंस लेके ऊपर जाते थे, चरवाहे जो रहते हैं। तो वहां पे उन्होंने डिस्कवर किया वहां पे एक लेक है। तो उसको बोलने लगे कि वहां पे सार है, सार है वहां पे। तो उन्होंने उस जगह का नाम दिया कि रिकॉग्नाइज करने के लिए कि सार है वहां पे, इस सार के पास में। पास एक्चुअली पास सार वाला पास नहीं है। पास क्या होता है? डिप्रेशन बिटवीन टू माउंटेन पीक इज कॉल्ड अ पास। जब भी कोई दो माउंटेन्स के बीच में क्रॉस ओवर होता है, जो एक वैली से दूसरी वैली में पहुंचाता है, उसको पास बोलते हैं। दैट्स व्हाई दिस ट्रैक वाज नेम्ड सार पास। और ये डिस्कवर हुआ 1990s में। लोग तो बहुत पहले से जाते थे, जो लोकल्स थे ग्रहण और शिला विलेज के। बट जब माउंटेनियर्स यहाँ पे आए, उन्होंने डिस्कवर किया ये बहुत अच्छी ट्रैकिंग डेस्टिनेशन बन सकती है, क्योंकि एक वैली दूसरी वैली में मर्ज करती है। तो इस वजह से इस ट्रैक का नाम पड़ा सार पास ट्रैक। डे 1 सरपास की चढ़ाई शुरू होती है आपकी कसोल से, जहां से आपको टोटल पहले दिन 7 किलोमीटर का ट्रैक करना होता है, जिसमें 5 किलोमीटर आपको नॉर्मल चढ़ाई करनी होती है और लास्ट के 2 किलोमीटर आपको एकदम खड़ी चढ़ाई करनी होती है। कसोल से जब आप निकलते हैं तो आप रिवर के जस्ट पास से होते हुए निकलते हैं और आप वादियों के मज़े लेते हुए ग्रहण विलेज पहुंचते हैं, जहां पे आपका नाइट स्टे होता है और यहीं पे आपको इवनिंग स्नैक्स और नाइट का खाना मिलता है और उसके बाद आपको सोने जाना होता है, ताकि आप अगले दिन के लिए तैयार हो सकें। डे 2 आपका होता है ग्रहण विलेज से मिंग ताज कैंप तक, जो कि ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर की चढ़ाई होती है और ये पूरा फॉरेस्ट एरिया से होकर निकलना पड़ता है आपको वहाँ पे। तो ये काफ़ी हार्ड चढ़ाई रहती है, जिसमें आपको ऑलमोस्ट सीधी खड़ी चढ़ाई चढ़ना पड़ता है। तो आपको काफ़ी टाइम लगता है यहाँ पे, ऑलमोस्ट 4 से 5 घंटे आपको लग जाएंगे मिंग ताज तक पहुँचने के लिए। और वहाँ पे मिंग ताज पे पहुँच के आपको थोड़ा एक्सरसाइज करना चाहिए, जिससे आपकी बॉडी स्ट्रेच हो पाए अगले दिन के लिए भी, और थोड़ा बॉडी को आज के दिन का भी रिलैक्स मिल सके। और उसके बाद आपको मिलता है इवनिंग स्नैक्स और खाना, और फिर आप जाएंगे सोने के लिए। डे 3 रहेगा आपका मिंग ताज से नगारू कैंप तक। ये टोटल डिस्टेंस रहेगा आपका ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर का, पर आज की दिन की चढ़ाई काफ़ी हार्ड रहेगी। ये एक सीधी खड़ी चढ़ाई है, जहाँ पे आपको काफ़ी मुश्किल से पहुँचना पड़ता है। पहले आप फॉरेस्ट एरिया से होके जाएंगे और बाद में आपको स्नो से होके गुजरना पड़ता है, जिसके लिए आपको यहाँ पे काफ़ी डिफ़िकल्टी लेवल देखना पड़ सकता है। तो आप अपना ब्रेकफास्ट करके यहाँ से निकलेंगे और ऑलमोस्ट 5 से 6 घंटे में आप नगारू कैंप पहुँच जाएंगे। नगारू कैंप पहुँचने के बाद आपको इवनिंग स्नैक्स और खाना आज रात आपको जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि आपको अगले दिन सरपास के लिए चढ़ाई करनी है, जिसके लिए आपको सुबह 2 या 3 बजे उठना पड़ता है और ऑलमोस्ट 4 बजे आपको चढ़ाई शुरू करनी होती है। क्योंकि अगर आपने चढ़ाई देरी से शुरू करी तो बर्फ़ पिघलने लग जाती है, जिसके लिए आपको जल्दी सुबह उठना है और यहाँ पे आपको सरपास की चढ़ाई करनी होती है। तो इसलिए आज रात हम जल्दी सोते हैं और सुबह के लिए जल्दी उठेंगे। डे 4 आपका रहेगा अचीवमेंट डे, जहाँ पे आप नगारू कैंप से जाएंगे बिशकरी कैंप वाया सरपास होते हुए। आज के दिन आपको ट्रैक जल्दी शुरू करना होता है सनराइज अगर आपको देखना है तो। अगर आप लेट चढ़ाई शुरू करते हैं तो आपको सनराइज देखने को भी नहीं मिलेगा और बर्फ़ भी पिघलने लग जाती है, क्योंकि ऊपर रहती है सबसे ज़्यादा गर्मी, जिसकी वजह से जल्दी बर्फ़ पिघलने लगती है। तो आज का टोटल ट्रैक रहेगा आपका 12 किलोमीटर का, जिसमें स्टार्टिंग के 2 किलोमीटर आपकी रहेगी खड़ी चढ़ाई और उसके बाद आपको सिर्फ उतरना होता है। मोस्टली आपको 2 किलोमीटर में ही तकलीफ़ होने वाली है, बाद में आपको मिलेगी काफ़ी सारी स्लाइडिंग और उसके बाद आपको आएंगे काफ़ी सारे मज़े वहाँ पे। तो जैसे ही आप 2 किलोमीटर की चढ़ाई पूरी करेंगे, आपको देखने को मिलेगा आपकी लाइफ का सबसे प्यारा सनराइज व्यू, जो कि है पूरी वादियों से घिरा हुआ और बहुत ही बेहतरीन सनराइज आपको देखने को मिलेगा। थोड़ी देर आप वहाँ पे फ़ोटो वोटो क्लिक करवाएंगे, उसके बाद आपको जल्दी ही नीचे उतरने का काम शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि जितना टाइम आप वहाँ पे लगाएंगे उतनी बर्फ़ पिघलने लग जाएगी और उतना आपको स्लिप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सनराइज व्यू देखने के बाद आप जाएंगे बिशकरी कैंप की तरफ और रास्ते में आपको मिलेंगे 5 से 6 स्लाइडिंग पॉइंट, जहाँ पे आप बर्फ़ पे स्लाइड करते हुए नीचे जाएंगे, जो आपको काफ़ी थ्रिल और एक्साइटेड करेंगे। उसके बाद ऑलमोस्ट 4 से 5 घंटे के बाद आप पहुँचेंगे बिशकरी कैंप में। ऑलमोस्ट आपको बच जाएंगे 2 से ढाई
और उसके बाद आपको मिलेगा इवनिंग स्नैक्स और रात का खाना मिलने के बाद आप सो जाएंगे और कल के लिए आप तैयार हो जाएंगे नीचे उतरने के लिए। डे 5 और आपका लास्ट दिन, जहां आप बिशक्री कैंप से जाएंगे कसोल वाया पुलगा विलेज। तो पुलगा विलेज तक आपका ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर का ट्रैक रहता है, जो कि आपको फॉरेस्ट से होके जाना पड़ता है पूरा डिसेंडिंग। तो कैंप से पुलगा विलेज तक आपको ऑलमोस्ट 4 से 5 घंटे लगेंगे उतरने में। उसके बाद आपको कंपनी के द्वारा गाड़ी मिल जाती है जिसमें आप बैठ के कसोल तक जाते हैं और आपका ये ट्रिप वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो सरपास के लिए आपको ट्रैवल पैकेज लेना पड़ता है। कई तो आपको दिल्ली से दिल्ली ड्रॉप के मिलेंगे और कई कसोल टू कसोल मिलेंगे। ये डिपेंड है आपको कहाँ से आप पैकेज ले रहे हैं। मुझे जो पैकेज मिले था वो दिल्ली टू दिल्ली था, जिसका पैकेज था 6,000 रुपये, जिसका मैं नाम और नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप चाहे तो वहाँ से उनको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो सरपास ट्रैक के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको काफ़ी चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। पहली चीज़, आप अपने साथ सनस्क्रीन लेके जाइए ताकि आपको सनबर्न ना हो सके। दूसरी है, आप अपने साथ खाने पीने की कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा लेके जाइए, जैसे कुछ चॉकलेट्स या चिप्स वगैरह अपने साथ लेके जाइए या प्रोटीन बार, ताकि आपको रास्ते में खाते पीते हुए जा सके और आपको कमजोरी नहीं आए। पर इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि आपको रास्ते में कहीं भी कचरा नहीं फेंक के जाना है। कचरे फेंकने के लिए आप जहाँ भी कैंप पे रुकोगे वहाँ पे आप अपना कचरा फेंक सकते हैं, वहीं डंप कीजिए। तीसरी चीज़, आप अपने साथ वेट टिश्यू पेपर लेके जाइए और सैनिटाइज़र लेके जाइए। ऊपर बर्फ़ में जब आप जाएंगे तो वहाँ माइनस में टेम्परेचर होता है, जिसकी वजह से आप हाथ नहीं धो पाएंगे और वॉशरूम जाने के लिए आपको टिश्यू पेपर की जरूरत पड़ेगी। ग्रहण विलेज के बाद लग्जरी लाइफ पीछे छोड़ के आइए, क्योंकि आपको ऊपर कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी, ना नहाने की, ना धोने की, ना किसी और चीज़ की। तो आप अपनी उसी व्यवस्था के हिसाब से चलिए जो आपको वहाँ पे मिलती है। आप अपने साथ एक अच्छा सनग्लासेस जरूर लेके जाइए, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे आइस ज़्यादा होती है और धूप पे उनका रिफ्लेक्शन पड़ता है, जिसकी वजह से आपको कलर ब्लाइंडनेस होने की चांसेस हो सकते हैं। और आप अपने साथ एक स्टिक जरूर लेके जाइए, जिससे आपको ऊपर चढ़ने में आसानी हो सकती है। तो आप अपने साथ एक अच्छा पावर बैंक जरूर लेके जाइए, क्योंकि ऊपर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, जिसकी वजह से आपके फ़ोन और कैमरा चार्ज नहीं हो पाएंगे। तो आप अपने साथ एक अच्छा पावर बैंक जरूर लेके जाइए। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको रास्ते में ध्यान रखनी पड़ती है और अपने साथ कुछ चीज़ें कैरी करनी पड़ती है। ये देखिए सनराइज हो रहा है, बहुत प्यारा सनराइज हो रहा है। तो आशा करता हूँ आपको भी ऐसा सनराइज देखने को मिले और आप ऐसा ही व्यू एंजॉय करें। तो आपको आना पड़ेगा सरपास ट्रैक पे। तो आप सबका स्वागत है सरपास ट्रैक पे। तो यहाँ का सफ़र मेरा समाप्त होता है। मैं मिलूँगा आपसे किसी नए सफ़र पे। तब तक के लिए हर हर महादेव, शाम सदाशिव।